समाज, हरिजन समाज, किसी भी बीसी समाज की होती थी, वो अगर 5 लाख रुपए मांगते थे 2 लाख रुपए मिलते थे, और एक मंत्री का वो फंक्शन करते थे 50-10-5 हज़ार रुपये तो उसमें लग जाते थे। लेकिन आज पूरे प्रदेश के अंदर आप जाके देख सकते हैं, हमने बड़े बड़े गांव के अंदर कम्युनिटी सेंटर बनाने की व्यवस्था करी, हर समाज की चौपाल बनाने की, चाहे एक चौपाल पर 50 लाख रुपए लगा, करोड़ रुपए लगा। आप जाके देखिए 36 बिरादरी की चौपालें गांव के बनाने की व्यवस्था करी। 1966 के बाद जब से हरियाणा बना, बहुत से गांव के अंदर ऐसी सड़कें नहीं थी जो नहीं बनी हुई थी। आज वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर हमने रोड बनाने का व्यवस्था करी है, गांव के अंदर जाके दिए। बहुत से स्कूल थे, हमने बहुत ज़्यादा अपग्रेड करने के लिए किए। हमने संस्कृत मॉडल स्कूल ऐसे बनाए हैं कि प्राइवेट स्कूलों के बच्चे भी आज हमारे स्कूलों में पढ़ते हैं। ऐसी व्यवस्था आप जाकर देखिए स्कूलों की, तो बहुत चीज़ें एजुकेशन के स्तर पर देखिए आप वहाँ पर, उनके अंदर मैं कहूँगा चौपालों की व्यवस्था देखिए, रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए वहाँ पर। जहाँ गाँव के अंदर मैं कहूँगा सीवरेज बड़े 10,000 से ऊपर जो गाँव थे उनके अंदर हमने सीवरेज डालने की व्यवस्था करी। वाटर सप्लाई कहीं भी एक गाँव नहीं, मैं इवन जान कहूँगा छोटे छोटे जो हमारे डेरे हैं उनके अंदर भी हमने वाटर सप्लाई पहुँचाने की व्यवस्था करी है। तो बहुत चीज़ें गांव के अंदर सुधार किया है। आज भारतीय जनता पार्टी मैं कहूँगा गांव की तरफ किस प्रकार से कार्य किया है। आप आज से मैं 10 साल पहले आप कहीं देख लीजिए, 10 साल, अभी मैं कहूँगा अभी एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था पंचायतों का, हमारे सरपंच आए थे, जब उनको हमने अभी 21 लाख रुपये डिपार्टमेंटल काम करने के लिए दिया, तो उन्होंने इस बात को कहा कि हम सोच भी नहीं सकते थे एक गांव के अंदर 20 से 30 करोड़ रुपया लगा है। और मैं दावे से कहता हूँ, मेरा एक गांव अमीन है अमन्नूपुर के नाम से, उसके अंदर जाके देखिए 15 करोड़ रुपया हमने उस गांव में लगा। और उससे पहले क्या होता था, करोड़ की तो बात ही नहीं होती थी, 10-20 लाख रुपया लगता था। अव्यवस्था को हमने बदलने का काम किया है, ऐसे नहीं है। तो इसमें अनुभव काम आया। मैं इसको जरा एक फिल्म से जोड़ूंगा। फिल्म है, उसका एक दृश्य है, उसके डायलॉग है। गंगा जल फिल्म थी और वहाँ पर अजय देवगन एक पुलिस अधिकारी हैं, वो ज्वाइन करने के लिए जाते हैं, तो जो उनके डीआईजी होते हैं वो कहते हैं कि मेरा अनुभव जो है 75 साल का है। तो वो थोड़ा सा मुस्कुराते हैं और संकोच में आते हैं, सोचते हैं ऐसा कौन सा अनुभव है जो कि इस सर्विस में रहते हुए 75 साल का हो गया। तो वो कहते हैं कि मेरे पिता भी पुलिस में थे और मैं भी पुलिस में हूँ, मेरी सर्विस को इतना हो गया और वो रिटायर हो गए, तो दोनों को मिला दो तो लगभग इतना हो जाता है। आपका अनुभव भी मैं समझता हूं कुछ वैसे ही होगा, क्योंकि आपका अपना अनुभव, आपकी पत्नी का अनुभव, वो दोनों ऐड हो जाते होंगे, तो उससे ज्यादा आपको सरलता मिलती है क्या बॉडीज को समझने में? लोग देखिए, जिस दिन मैं लोकल बॉडी मिनिस्टर बना था उस दिन मुझे पता है कि मेरे को, मैं कहना नहीं चाहता, मेरे से पहले पूर्व में हमारे मंत्री रहे, उन्होंने बहुत काम किया है। लेकिन जब मैं बना था तो मैं 10 साल में रहा, 20 साल मेरी वाइफ लगातार में रहे, 30 साल हरियाणा का नंबर 1 रिकॉर्ड होगा। सेकंड टाइम मैं एमएलए, अब मेरे को मंत्री बनाया। लेकिन मुझे लोकल बॉडी का, मुझे कहा था मैंने अधिकारियों को, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, मैं समझा सकता हूँ तुम्हें मास में क्या है। आज मैं दावे से कहता हूँ, अगर नगर परिषदों, नगर पालिकाओं में, कॉर्पोरेशन के अंदर मैंने किस प्रकार से कर दिया है, सरलीकरण बहुत बढ़िया कर दिया है। आज जाके देखिए किस प्रकार से टेंडर हमारा 21 दिन में लगता था, 7 डेज में हम टेंडर की व्यवस्था कर दी है। इसी के तरह जैसे लाल डोरा के अंदर हमने गांव के अंदर जमीन का लाल डोरा की रजिस्ट्री कराई है, इसी तरह शहरों के अंदर भी जो हमारी लाल डोरा के अंदर जमीन पड़ती थी, हमने भी कार्यक्रम किया था। उसके तहत हमने ये किया है कि आप जाइए लाल डोरा के अंदर, सेल्फ सर्टिफाई करिए, विद इन वीक आप सर्टिफिकेट लिए और जाके अपनी रजिस्ट्री करा लिए। एग्रीकल्चर लैंड के अंदर हमने एनडीसी खत्म कर दी है, कोई डेवलपमेंट चार्ज नहीं लगेंगे, कोई टैक्स नहीं लगेगा। 1000 गज के ऊपर 1 किले तक आप अपनी रजिस्ट्री करवा सकते हैं, किसी प्रकार का। और सिटी के अंदर भी हमने डेवलपमेंट चार्जेज खत्म कर दिए, मैंने आके भी किए, आपको बता सकता हूं मैं बहुत चीज़ें। गार्बेज चार्जेज आपके बिल्कुल हरियाणा फ्री कर दिया है, कोई गार्बेज चार्ज नहीं लगेंगे, ये बहुत बड़ी बात हमने हरियाणा प्रदेश में अंदर है। इसी तरह बहुत सी चीज़ें थी, अभी हमारे पास कॉलोनियाँ अप्रूव होने के लिए आ रही थी, बहुत कॉलोनियाँ हमने अप्रूव कर दी है, दबादब दिन रात हम कर भी रहे हैं। और साथ साथ में हमने बहुत बड़ा काम किया है कि एनडीसी को सरलीकरण कर दिया है। अब कोई भी शहरी ये नहीं कह सकेगा कि मुझे किसी प्रकार की शहर से प्रॉब्लम आ रही है। बिल्कुल डेवलपमेंट पे देखे, विद इन 7 डे टेंडर लगाए, हर व्यवस्था को हमने सुधारने का काम किया है लगातार। मेरे पास, मैं फील्ड में जाता हूँ, मैं डेली जाता हूँ, मुझे तो मास में सब कुछ पता है, फिर भी मैं जाता हूँ कॉर्पोरेशन सब जगह जाता हूँ, जहाँ जहाँ से लोग मुझे सुझाव देते हैं, इमीडिएट मैं जाके ट्यूसडे को जाकर अधिकारी बुलाकर मीटिंग बुलाकर उसको सोल्व करने का पूरा प्रयत्न करता हूँ। बहुत बड़ी बात है। आज मैं कहूँगा जिस प्रकार से गुड़गांव और फरीदाबाद के अंदर एनटीपीसी प्लान लगाने जा रही है, इसी तरह मैंने आज उनके आगे रखा था कि आप हमारे क्लस्टर हैं हरियाणा प्रदेश के अंदर, कनाल क्लस्टर है, हिसार में क्लस्टर है, वहाँ पर भी प्लान लगाइए।
उन्होंने मेरी बात को मान लिया है। वो पूरे के पूरे हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्लस्टर लगाएंगे। पहले 2 हम ट्रायल बेसिस पे 2 क्लस्टर लगा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो ऐसा तो नहीं कि चुनाव आने के साथ ही आप लोगों ने तेजी बढ़ा दी है कि चुनाव भी बहुत जल्दी आने वाला है, तो तेजी से एग्रीमेंट कर लिया जाए, तेजी से क्लस्टर पे काम कर लिया जाए, ये गति बढ़ा तो नहीं दी है चुनाव से पहले? मैं आपकी बात को जवाब दूंगा। हरियाणा प्रदेश के अंदर भी अभी इलेक्शन हुआ था पार्लियामेंट का, हम 5 सीटों पे जीते थे। 6ठी सीट अभी होने वाली है, एक विधानसभा की सीट जीते थे आदरणीय नैब सिंह सैनी कनाल से। एक सीट अभी राज्यसभा की, वो भी भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में जीतेगी, 6 सीटें होगी। इसके अलावा 45 सीटों पर विधानसभा में आज भी हम आगे रहे पार्लियामेंट के अंदर, आप जाकर देख लीजिए इस 45 में। और आज जिस गति से प्रदेश के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी काम कर रहे हैं, उनकी पूरी टीम कर रही है, नई टीम काम कर रही है। मैं दावे से कर रहा हूँ हरियाणा प्रदेश के अंदर तीसरी बार नैब सिंह सैनी की सरकार बनेगी, तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। मैं आपको कह, मैं इसीलिए पूछ रहा था कि अगर आप तीसरी बार आना चाहते हैं, क्या इसी वजह से आप लोगों ने और तेजी से काम करना शुरू कर दिया, एग्रीमेंट साइन करना शुरू कर दिया? ये आरोप है विपक्ष का। हमें अगर जनता ने सीट पे बैठाया है तो हम तेजी से करेंगे, स्लो काम क्यों करेंगे? तेजी से काम करने के लिए बैठाया। विपक्ष कह रहा है पहले स्लो थे अब तेज हो गए। विपक्ष कह रहा है पहले स्लो थे अब तेज हो गए। नहीं, बहुत काम किए हैं। 9.5 वर्ष के अंदर पूर्व में मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने इतने काम किए हैं, मैं गिनाने लगूंगा, आप इस बात को कहेंगे। अब मैं पहले आपको कहा फर्स्ट ऑफ नौकरियों में किस प्रकार से मेरिट पे नौकरी देने का काम किया। पहले क्या होता था, ये पहली बार हुआ, चाहे विधायकों ने कितना कहा होगा, लेकिन मनोहर लाल जी नहीं माने, उन्होंने कहा मैं मेरिट पे नौकरी दूंगा। ये व्यवस्था सुधारी। आज जमाबंदी आप जाके देखिए किस प्रकार से आप निकाल सकते हैं, ऑनलाइन निकाल सकते हैं। पेंशन पहले क्या होता था, ब्लेम लगता था मेरी पेंशन कोई खा गया, और आज पेंशन ऑनलाइन खाते में आती है। बहू भी सास की सेवा करती है कि इसकी पहली तारीख को पेंशन आने वाली है। ऐसी व्यवस्था ये मनोहर लाल जी ने की है। बहुत चीजें सुधारी है प्रदेश के अंदर। आपके सामने मैं कहूँगा, आज डेवलपमेंट की बात करें, मैं आपको बताना चाह रहा था किस प्रकार के 152 डी में इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है। हमने हरिद्वार जाना होता था तो हम जमुना नगर के पास ही सारी रात खड़े होते थे। आज देखिए बाईपास, बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर सेंट्रल गवर्नमेंट ने, मैं गडकरी जी का भी धन्यवाद करूंगा, उन्होंने बहुत बड़ा हमें इंफ्रास्ट्रक्चर दिया। और प्रदेश सरकार ने जिस गति से कार्य किया है, मैं अभी बता रहा था आपको गांव के, मैं बता रहा था, जब मैं बता रहा हूँ कि मेरी विधानसभा के अंदर 5,000 करोड़ रुपये लगे, तो आप जाके करनाल देखिए, पानीपत देखिए, हर विधानसभा से देखिए कितना कितना पैसा लगा होगा। तो बहुत कार्य हुआ हरियाणा प्रदेश के अंदर। हमने, मैं बताने लगूंगा, हमने बहुत बड़ा काम, सबसे बड़ी मैं आपको बात करना चाहता था कि इस चीज़ की है कि पहले 20 किलोमीटर पर कहीं भी हमारा बेटियों का कॉलेज नहीं होता था। हमने हर 20 किलो के अंदर बेटियों का कॉलेज खोला है हरियाणा प्रदेश के अंदर। देखिए किस प्रकार से किया है। तो विपक्ष क्यों कहता है कि आपके आने के बाद इतने 1000 स्कूल बंद हो गए? आप कॉलेज खोले जा रहे हैं, वो कह रहे हैं स्कूल आप बंद किए जा रहे हैं। देखिए विपक्ष का करना है, क्या कहना है मैं कह नहीं सकता, प्रजातंत्र है, हर आदमी अपनी बात को रखता है। मैं एक बात कहूँगा, अभी हुड्डा साहब भी बहुत बोल रहे थे कि हम भारतीय जनता पार्टी से 10 साल का हिसाब मांगते हैं। तो हम ये कहते हैं, हम किसी मंच पर, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी जी, हम पूरे मंत्री किसी भी मंच पर आकर हुड्डा साहब मान ले 10 साल का वो हिसाब ले आए, 10 साल का हम हिसाब ले आते हैं। अब जनता इसका फैसला कर देगी कितना विकास किसके समय पर हुआ है, आपके सामने आ जाएगा। बताइए। अच्छा, अब थोड़ा सा पॉलिटिकली मैं जाऊं, क्योंकि आप लोग ना सिर्फ मंत्री के तौर पर योजनाओं पर काम करते हैं, जनता के लिए काम करते हैं, उसके साथ साथ राजनीति पर भी आप लोगों को काम करना पड़ता है, क्योंकि कई बार हमारे देश का मिजाज बड़ा अलग है और हरियाणा वालों का तो और भी ज़्यादा अलग है। तो वो आपके काम के बजाय कुछ और ही सोचकर वोट कर देते हैं। काम पर ही सिर्फ वोट नहीं होता है, ये व्यवहारिक है, कोई माने न माने भरे बंद से मैं बोलता हूं। लेकिन जब आप राजनीति पर अपनी स्थिति को देखते हैं तो कहां पा रहे हैं कि हां, आपके काम के आधार पर, 10 साल के आधार पर, उसमें से 4.5 साल जेजेपी जो आपके साथ थी वो अब आपका मुखर होकर विरोध कर रही है, उतने ही आरोप लगा रही है जो कल तक कांग्रेस या बाकी दल लगाते थे। वहां आपके लिए इतना आसान होगा क्या जब विधानसभा में आप जाएंगे? राह इतनी आसान है क्या? देखिए, मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूं। मुझे एक बार कोई सरपंच बन जाता है ना, दोबारा उसको सरपंच नहीं बनाता। गांव में कहीं जाके देख लीजिए, 10 साल मैं मेरा, 35 साल के टर्न में लगातार 20 वर्ष मेरी वाइफ रही। सेकंड टाइम मुझे उन्होंने एमएलए बनाया, मैं तो तीसरी बार फिर भी बनूंगा। मैं आपको बता रहा हूँ आज क्या होता है कि डेवलपमेंट के साथ साथ आप सामाजिक तौर पर
जनता के साथ 5 वर्ष जुड़े रहते हैं, उनके सुख दुख में जाते हैं, हर जगह खड़े रहते हैं, तो जनता आपके साथ खड़ी रहती है। भारतीय जनता पार्टी के पूरे विधायक, पूरे हमारा भारतीय जनता पार्टी जनता के साथ हमेशा समाज के साथ खड़ी रहती है। इसलिए बार बार हम आते हैं। हम 5 साल ही सेवा करते हैं, ये नहीं कि आप 10 दिन सेवा करने वाले। तो पहले समय में क्या होता था, टिकट लेके आगे बन गए, दोबारा शक्ल नहीं दिखाते थे, वो घर ही बैठ गए। लेकिन अब तो ये है कि जो जनता के बीच में रहेगा वही दोबारा रहेगा। अच्छा, अब जो नए पॉलिटिकल डेवलपमेंट हैं जिसमें एक पार्टी गठबंधन के साथ चुनाव में है, आप समझ गए होंगे मैं नीलो बसपा का जिक्र कर रहा हूं। जिनके साथ गठबंधन था वो कह रहे हैं हम अकेले अकेले लड़ेंगे। आप समझ गए होंगे मैं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का जिक्र कर रहा हूं। और बीजेपी से इन सबको लड़ना है, जेजेपी भी अब लड़ेगी। वहां मैं आम आदमी पार्टी से शुरू करता हूं। आप कुरुक्षेत्र का भी जिक्र कर रहे थे कि वहां पर हमने कितना काम किया, कितनी उसकी सुंदरता बदल दी, तस्वीर बदल दी। जब गठबंधन के एक प्रत्याशी वहां पर उतरे और परिणाम चाहे जो रहा, लेकिन उसके बाद से वो इस बात को मैसेज के थ्रू लगातार लोगों के बीच में पहुंचा रहे हैं। चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सुशील गुप्ता ने इस बात का जिक्र किया कि हमारा पहली बार में ही वोट मार्जिन ये रहा, विधानसभा में आते आते हम देखिए इनको धूल चटा देंगे। ये जमीन पर है या सिर्फ मैसेज है? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि हरियाणा प्रदेश के अंदर 10 पार्लियामेंट की सीटें थी। कांग्रेस तो एक क्षेत्र लोकसभा की सीट को तो पहली हार मान चुकी थी, छोड़कर भाग गई। उसके बाद बेचारा ये सुशील गुप्ता जी फंस गए आम पार्टी के टिकट लेके, और टिकट लेके आम पार्टी के आए। मैंने कहा इसको तो बेचारे को बलि का बकरा बना दिया। वहाँ से इलेक्शन लड़ा, 100% हमने कहा था देखो किस प्रकार से आदरणीय नवीन जिंदल जी वहाँ से मेंबर पार्लियामेंट बने। 10 विधानसभा के अंदर मैं कहूँगा हमने कुरुक्षेत्र, जो मैं थ्रेसर जिस विधानसभा से आता हूँ, हाईएस्ट मार्जिन मेरी विधानसभा से वहाँ से रहा था। पहले तो मैं आपको क्लियर करता हूं। बिल्कुल 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 कहता हूँ। इसी तरह मैं कहूँगा अब उनको बड़ी गलतफहमी हो गई थी। आज कैसे एकदम साथ मिलकर लड़ रहे थे, आज वो लड़ रहे हैं, अलग अलग लड़ रहे हैं। तो मैं दावे से कहूँगा जो उनके हालात बनने वाले हैं वो आप भी देखेंगे। जिस प्रकार की कांग्रेस की वोट लेकर, खुद की वोट जो लगाकर तब नहीं बन सके पार्लियामेंट के अंदर, तो अब तो क्या करेंगे वो अभी आपके सामने है। तो अच्छा है, मैं तो कहूँ उनको 90 की 90 सीटों पर लड़ना चाहिए, उनको अपनी औकात का पता लगना चाहिए। ये मैं आपके समक्ष बताना चाहता हूँ। कोई जनदार नहीं उनका फील्ड के अंदर, बिल्कुल। वो तो वैसे ही एक उनका समझौता हो गया थोड़े दिन के समय के लिए। उस समझौते के तहत भी उनका क्या हालात हुए, विधानसभा तो हम क्या हालात करने वाले हैं वो आपके सामने आ जाएंगे देखने के लिए। अच्छा, कांग्रेस और बीजेपी इन दोनों की सीधी टक्कर है, ये बात बीजेपी भी कहती है, कांग्रेस भी कहती है। इसमें भी कोई मैसेज होगा कि आप लोग बाकी पार्टियों को शायद इर्द गिर्द आने देना नहीं चाहते हो, लेकिन दूसरे दलों पर कांग्रेस से आरोप लगा रही है कि वो या तो बी टीम के तौर पर आपके लिए काम कर रहे हैं या फिर वोट काटने वाले, वोट कटवा पार्टी के तौर पर काम कर रहे हैं। ये हकीकत है क्या? कुछ बताएंगे अंदर की बात। देखिए, प्रजातंत्र के अंदर हर पार्टी को अधिकार है इलेक्शन लड़ने का। अभी ILD वहाँ से इलेक्शन लड़े थी, अभय सिंह जी लड़े थे। आज अभय सिंह जी की पार्टी भी बसपा के साथ विधानसभा में आ रही है, आम पार्टी अलग से लड़ रही है, इसी तरह जेजेपी भी लड़ेगी। तो हर प्रजातंत्र के अंदर वो पार्टी का अपना विजन है, अपनी सोच है, किसके साथ कोलैबोरेशन करके हमने इलेक्शन लड़ना है, अकेले लड़ना है। तो सभी पार्टियां उसमें इलेक्शन लड़ने जा रही हैं, तो लड़ेंगी प्रजातंत्र के अंदर। अच्छा, जब चुनाव के परिणाम लोकसभा के आए तो आप लोगों के लिए भी 5 सीटें गंवा देना इतना आसान नहीं था। मंथन चिंतन का दौर भी चला। वो चिंतन मंथन का दौर सिर्फ यहां से नहीं बल्कि देख रहा हूं मैं उत्तर प्रदेश तक में लगातार चल रहा है। बहुत सारी चर्चाएं इस वक्त चल रही हैं। उस चिंतन मंथन में आप लोगों को कहां लगा कि कहां कमजोरी रह गई काम के हिसाब से? क्योंकि आपने इतनी योजनाएं गिनाई कि लगातार हम उस योजना पर भी काम कर रहे हैं, नए एग्रीमेंट साइन भी कर रहे हैं, लेकिन फिर परिणाम ऐसे कैसे आ गया? कुछ तो वजह होगी। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने एक बहुत बड़ा प्रचार किया इस बात के कि भारतीय जनता पार्टी ने जो 400 सीटें कही हैं, ये 400 सीटें इसलिए मांग रहे हैं कि ये संविधान को चेंज कर देंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री ये अफवाह फैलाई उन्होंने, अफवाह फैलाई। उसी के तहत ये थोड़ा बहुत हमारा जो गड़बड़ा करके थोड़ी सीटें कम करके, अदरवाइज इन्होंने कोई कि भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मन में कभी भी ये मन में नहीं है कि संविधान को चेंज करना। हम तो डॉक्टर अम्बेडकर जी को बहुत बड़ा गुरु मानते हैं, उनको प्रणाम करते हैं जिन्होंने इतना बड़ा संविधान लिखा। तो ये उनके करके उन्होंने ये किया कि संविधान चेंज कर देंगे, उनको करके ये गलत रास्ते में चलाकर उनसे वोट लेंगे, और कुछ नहीं इन्होंने किया। मैं कहूँगा उसके तो वो तो विधानसभा में भी कह सकते हैं, फिर कर सकते हैं। नहीं, विधानसभा के अंदर इनका नहीं चलने वाला कि वो समझ गए हैं, हमारे लोग हैं वो भी,
हमने उनसे बातचीत करी बैठकर, हम डेली बात कर रहे हैं। एक उनसे बड़ी बड़ी उनके जितनी भी मैनेजमेंट है उनके साथ जो हमारे वहाँ प्रेसिडेंट हैं उनसे बात कर रहे हैं। वो समझ गए कि कांग्रेस ने किस प्रकार से हमें गलत रास्ते में डालकर हमारे से वोट ले लिए, आगे वो वोट देने वाले नहीं हैं। अच्छा सुभाष जी, अब उन प्रश्नों पर आता हूं जो कि आपके कार्य योजना से जुड़ते हैं। पॉलिटिकली भी आपने जवाब दे दिया, योजनाओं पर भी जवाब दे दिया कि आज ही आपने एक एग्रीमेंट साइन किया, यानी काम की गति तेज है। कुछ डेवलपमेंट्स और होने वाले हैं, सम्मेलन कोई आप करने जा रहे हैं शायद 25 तारीख को हिसार में, किन लोगों के साथ है, क्या कार्य योजना है, और कुछ ऐसे इनपुट्स हमारे पास आ रहे हैं कि कुछ बड़ी घोषणा हो सकती है, क्या है? देखिए, मेरा जीवन पहले भी मैं बताया था, मैं CR का इलेक्शन लड़ा यूनिवर्सिटी कॉलेज से, उसके बाद यूनिवर्सिटी कॉलेज प्रेसिडेंट रहा, फिर यूनिवर्सिटी में इलेक्शन लड़ा। सबसे पहले मैंने काउंसिल का इलेक्शन लड़ा था, आज से 30 वर्ष पहले, मैं कहूँगा 35 वर्ष ही हो गए होंगे। तो इलेक्शन लड़ा तो मेरा एक मन में था, जब मैं काउंसलर का मैंने देखा ना किस प्रकार से काउंसलर अपने वार्ड में जाकर किस प्रकार से पेन लेता है, सुख दुख में सबका साथी बनता है, कैसे वो डेवलपमेंट करता है अधिकारियों से झगड़ कर, किस प्रकार से उनसे लेकर, तो मेरे मन की इच्छा आई, हम लोग तो मंत्री बन गए, वो काउंसलर है लेकिन तो काउंसलर को भी मान सम्मान मिलना चाहिए। इसके लेकर मैंने एक बहुत बड़ा सम्मेलन हिसार में 25 तारीख को बनाया है, और उनको मैं गारंटी से कहता हूँ प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी बहुत बड़ा मान सम्मान देने वाले हैं उन काउंसलर को। जो काउंसलर दिन रात समाज की सेवा करता है, ऐसे आदमी को तो हमें सम्मान देना भी चाहिए। ये मान सम्मान चुनाव से ठीक पहले याद आया? नहीं, पहले नहीं आया, तैयारी पहले से? नहीं, हमारे जितने भी चेयरमैन हैं, चेयरमैनों को हम पहले ही मान सम्मान देते हैं, हमारे कॉर्पोरेशन के मेयर हैं उनको भी देते हैं, हम सबको मान सम्मान देते हैं। लेकिन जो एक कड़ी बीच में से मैं कहूँगा जो छूट गई थी हमारे काउंसलर, उनके लिए मैंने इसका मंथन किया है। तो मैं खुद काउंसलर रहा हूँ, मेरे मन के अंदर लोकल बॉडी मिनिस्टर बनाऊँ तो कोई बड़ी बात नहीं, इसमें मैंने किया, और मैंने बुलाया पूरा काउंसलर को बुलाया, लगभग पूरे प्रदेश के वहाँ काउंसलर वहाँ पे आ रहे। 25 तारीख को देखना किस प्रकार का वहाँ पर मेला लगता है, आप आके देखना, हमने वहाँ पर बुलाया हुए सभी को। अच्छा, जब आपने काउंसलर की बात की तो फिर हम थोड़ा सा लौटते हैं वापस वहीं पर। किसानों का मुद्दा फिर से उठ रहा है, गरमा रहा है, क्योंकि कोर्ट के आदेश पर सड़कों को खाली करना है, खोलना है। और ग्रामीण अंचल में आपने कहा कि हम लोकल बॉडीज के तहत गांव गांव तक बहुत सारी चीजों पर काम कर रहे हैं, लेकिन उस बॉर्डर बेल्ट का किसान वो बड़ा मुद्दा बताया जा रहा है कि परेशान है, नाराज है। वजह दूसरी है, आपके उस मंत्रालय से उसका कोई लेना देना नहीं, लेकिन वजह है तो उस नाराजगी को आप पर भी जिम्मा दिया गया है क्या कि भाई मैनेज करिए? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने समय समय पर हमेशा बैठकर किसानों के सेंटर से, हमारे बहुत ही अधिक वहाँ से सेंट्रल लीडर गए हैं, उनसे बैठकर हमेशा बात की है। और उसके अलावा भी उसके साथ भी लगातार हमारी बातचीत अभी चल रही है। अभी पिछले दिनों भी स्टेट के बहुत से लीडर आए थे जो वहाँ पर बैठे हुए हैं उनके बॉर्डर पे, उनकी भी मुख्यमंत्री से बैठकर हमारी बहुत बात हो रही है, और कोई ना कोई रास्ता निकलेगा, हम लोग उनसे पूरी बातचीत कर रहे हैं। आखिरी सवाल ही कि अब हिसाब किताब का समय आ गया है, हिसाब आपसे मांग लिया गया है। अमित शाह आए, उन्होंने कहा कि बढ़िया का बेटा हूं, पाई पाई का हिसाब दूंगा, और देना आपने शुरू कर दिया है। जनता का हिसाब क्या कह रहा है इस बार? परिणाम आपको कहां जाता दिख रहा है? क्योंकि टक्कर 50-50 हो गई है लोकसभा में। देखिए, मैंने अभी आपको कहा है कि आदरणीय अमित शाह जी पंचकुला में भी आए थे, हमारे आदरणीय होम मिनिस्टर आदरणीय अमित शाह जी अभी महेंद्रगढ़ में भी आए थे। तो बहुत चीज़ें हमारे कार्यकर्ताओं के अंदर किस प्रकार से वो टिप्स देके गए, किस प्रकार से हमारे अंदर ऊर्जा देके गए। 100% आज भी हमारा कार्यकर्ता, मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े पूरे विश्व के अंदर सबसे ज़्यादा मेंबर हैं तो भारतीय जनता पार्टी के मेंबर्स हैं। इसके साथ साथ जो संगठन हमारी भारतीय जनता पार्टी के पास है, जो पन्ना प्रमुख, हमारा त्रिदेव, हमारी जो इकाइयाँ हैं, जिला अध्यक्ष जो हमारे पास है, शायद वो कांग्रेस के पास कुछ भी नहीं। आज तक कांग्रेस का कोई प्रेसिडेंट नहीं बना जिले का, कोई ब्लॉक समिति ब्लॉक का नहीं बना आज तक। तो जो संगठन में है उस संगठन के दम पर हम इलेक्शन लड़ते हैं, और उस संगठन के दम पर मैं कह रहा हूँ तीसरी बार हरियाणा प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। मैं आपको बताऊँ, चलिए, ये आपका दावा हो सकता है, मैं उसे स्वीकार यहां से इस मंच से कर लेता हूं, लेकिन मैं फिर से कहता हूं कि मैं जनता पर ही छोड़ता हूं। उसका जब तक परिणाम नहीं आ जाता है आखिरी, तब तक मैं सिर्फ दावे के तौर पर उसे स्वीकार करता हूं। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक और यू एक अच्छी आपके चर्चा में शामिल होने के लिए। सभी 8 चैनलों का जो मुझे यहाँ बुलाया, मैं धन्यवाद करता हूँ। मेरा आज बिजी शेड्यूल था, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी क्षेत्र में भी आना है, लेकिन फिर भी मैंने आपकी बात को रखा। मैं कहा बहुत अच्छा लगा, और मैं सर्वप्रथम यहाँ पर जितना भी गुड़गांव से मेरे साथी आए हुए हैं सभी का
मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और यहाँ पर एक डिमांड रखी गई थी पंजाबी धर्मशाला के लिए, तो मैं सिकरी जी ने भी, अभी गांधी जी ने भी, नवीन जी ने, सभी ने उठाया। तो मैं दावे से कहूँगा प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के सामने, पंकज जी उस डिमांड को रख के ये बिल्कुल करवा के दूंगा, ये मैं आपसे वादा करके जा रहा हूँ। आखिरी सवाल में तो मेरे बहुत ही यहाँ आए हुए साथी, मैं उनका भी बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ। बहुत शुक्रिया। हमारे एक साथी राजपूत जी हैं, वो भी यहाँ पर आपके जुमले एमडी है, मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया सुभाष सुधा जी। हम चाहेंगे मुकेश राजपूत जी, मैनेजिंग एडिटर, वो अभी आए और एक टोकन ऑफ लव इंडिया न्यूज़ की तरफ से एक सम्मान का प्रतीक। इसके अलावा हम मंच पे बुलाना चाहूँगा नवीन गोयल जी को, मंच पर आइए। 2 मिनट आपका भी समय जरूर चाहेंगे, मंच पर आएंगे। एक स्मृति चिन्ह सम्मान का प्रतीक हम चाहेंगे कि मंत्री जी से नवीन गोयल जी को, और इनके साथ ही हम यहाँ BR सीकरी जी को भी चाहेंगे कि वो मंच पर आएँ। काफ़ी बेहतरीन उनका सहयोग इस पूरे कॉन्क्लेव को सफल बनाने के लिए। अगर बात करें आप तमाम लोगों में, हम चाहेंगे तालियों से स्वागत किया जाए सभी का यहाँ पर। और इसके साथ साथ हम चाहेंगे कि परीक्षित सिंह जी भी मंच पर बुलाना चाहेंगे, परीक्षित सिंह जी को यहाँ पर, वो भी मंच पर आएँ। परीक्षित सिंह जी, और इन्हीं के साथ हम चाहेंगे नरेंद्र यादव जी को मंच पर बुलाना। नरेंद्र यादव जी जो कि अध्यक्ष हैं होम डेवलपर एसोसिएशन गुरुग्राम के। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत। मैं पंजाबी बिरादरी महासंगठन, मेरे 16,000 सदस्य हैं, और यानी घर में 3 वोट भी हों तो लगभग 50,000 वोट हमारे पास हैं। उन सबके आधार पर माननीय सुभाष सुधा जी मंत्री महोदय का पुनः धन्यवाद करता हूं, साधुवाद करता हूं। शब्दों की कमी है, लेकिन इतना आश्वासन देता हूं कि जिस दिन आपके द्वारा अलॉटमेंट लेटर आवंटित पत्र मिलेगा, उस दिन एक ऐसा भव्य और दिव्य कार्यक्रम गुड़गांव में करके दिखाएंगे। उसमें हमारे पंकज भाई, कांग्रेस की तरफ से भी हमारी तरफ से सारे लोग आएंगे, क्योंकि पंजाबियत के लिए आपने काम किया है, एक बहुत बड़ा एहसान है। और ये पंजाबियत जो है रूहानियत और इंसानियत का प्रतिबिंब है। बहुत बहुत धन्यवाद।